हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन देख रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 5। ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के लिए और आईएफआरएस, सही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लर्निंग टॉपिक है कि पहले कैसे चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलती थी और देन चेंज होके वो अब आईएफआरएस में कन्वर्ट हो रही है, जो मोस्ट मॉडर्नाइज्ड तरीका है अकाउंटिंग करने का। तो सबसे पहले तो आप इनका देखेंगे कि इनका नेचर क्या है, क्यों होते हैं एएस और आईएफआरएस। तो देखो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है। अगर अपन इंडिया की अकाउंटिंग की बात करें, सब जने अगर अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लग गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए कि सभी को इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और अकाउंटिंग इसी तरीके से करनी है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उनको कहा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इनकी नेचर और यूटिलिटी काफी कुछ एक जैसी आपकी आएगी, जिनको अपन नोट्स में आगे डिस्कस करेंगे। सही है, मैं ये सिर्फ अभी आपको रोड मैप समझा रहा हूं कि ये चैप्टर किस तरीके से चलेगा। सही है, फिर अपन नोट्स में से इनको बहुत डिटेल में विद एग्जांपल विद डायग्राम डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले आया था गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये गैप कब बना था और देन किस तरीके से गैप जो है उसमें कुछ कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए देन क्या बनाया गया, आईएफआरएस बनाया गया। सही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया। लेकिन आईएफआरएस को भी पूरा करने के लिए कुछ अजम्पशन जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये पूछ लेते हैं, एक तो इनका फुल फॉर्म जो है वो याद कर लेना, ये एब्रीवेशन एग्जाम में पूछी जाती है। ये अजम्पशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएफआरएस में कौन कौन से अजम्पशन जो हैं वो फॉलो होते हैं। देन सर जब आईएफआरएस बन गए तो उसके बेनिफिट्स क्या हुए हमको, तो डेफिनेटली गैप में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए आईएफआरएस बनाया गया और वही उनके बेनिफिट्स बन गए, तो उनको अपन देखेंगे। फिर ये आएगा सर आईएफआरएस और गैप में डिफरेंस क्या है। जैसे गैप हमें कहता था कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलिए, यानी ऐसे जितने पे ली है आप उतने पे ही दिखाइए, और आईएफआरएस कहता है नहीं, उसकी करंट वैल्यू आज की कितनी है वो दिखाइए। जैसे मान लेते 10 साल पहले आपने कोई एसेट 10 लाख की खरीदी थी, तो गैप के अकॉर्डिंग तो आप उसे 10 लाख के दिखाएंगे। आज उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है, तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग आप उसे बुक्स में 1 करोड़ का दिखाएंगे। तो इसका मतलब गैप में एक कमी थी। गैप जो है वो बेसिकली आपको प्रेजेंट फेयर वैल्यू नहीं दिखाता था, वो तो जितने में खरीदी थी उस प्राइस को दिखाता था, जबकि आईएफआरएस जो उसकी करंट वैल्यू दिखाने की परमिशन देता है। तो इसीलिए जो गैप की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए आपका आईएफआरएस लगाया गया। फिर इंडिया ने आईएफआरएस को अपने हिसाब से किस तरह से मॉडिफाई किया, और इन्होंने इंडिया ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस दोनों को जोड़कर बनाया इंड एएस। इंड एएस का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इस तरीके से उनको फॉलो कर दिया, जिससे क्या है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अच्छी चीजों का भी फायदा मिल जाए, हमें आईएफआरएस की भी अच्छी चीजों का फायदा मिल जाए। इन दोनों को कंबाइन करके इसने क्या बना दिया, इंड एएस, और ये भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। सही है, और देन इंडिया ने जब इसको अप्लाई किया, किसको, आईएफआरएस को अप्लाई किया, किसको, आईएफआरएस को, तो कुछ स्टेजेस में किया कि 1 अप्रैल 2011 को इन कंपनीज को आना है, 1 अप्रैल 2012 को इन कंपनीज को आना है। उसमें 500 करोड़ या 1000 करोड़ की एक लिमिटेशन थी। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कोई सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने स्टेजेस फिक्स कर दी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को, कौन कौन से सेक्टर्स को कब कब आईएफआरएस उनके लिए कंपलसरी होता जाएगा। क्योंकि पहले तो सब एएस के अकॉर्डिंग काम करते थे, गैप के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, फिर वो एएस पे आए, और देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद आईएफआरएस आ गया, तो तुरंत तो कन्वर्जन नहीं हो सकता ना, उसमें टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट उसको स्टेजेस में लाती है, वो तुरंत नहीं हो सकता। सही है, तो उसमें चीजों को मॉडिफिकेशन होने में टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट ने उसके कुछ स्टेजेस, कुछ डेट्स तय कर दी, और सभी को डेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आना होता है। तो ये सब चीजें जो है वो अपन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब अपन इसके लिए आगे नोट्स में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा।
तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।